Good morning, students. How are you? Our today's topic is ionization enthalpy. In this video, we are going to discuss what is ionization enthalpy, what are the successive ionization enthalpy, and what factors that affect the ionization enthalpy of element. Okay, and after that variation of ionization enthalpy. हाँ, तो ये वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। इसमें हम लोग क्या पढ़ने हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी की यूनिट क्या होती है, ये सारा डिस्कशन इस लेक्चर में होने वाला है। आप लास्ट तक रहिएगा, बीच में मैं इसमें क्वेश्चंस दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। हाँ, ये जो चैप्टर है इसकी नोट्स मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम का लॉस नहीं करते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इसके नेम से ही क्लियर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन दैट मीन्स एटम, हाउ एटम कन्वर्टेड इनटू द आयंस। एटम को आयन में कन्वर्ट करना है, वो हम कैसे करेंगे। तो एटम को आयन में जो कन्वर्ट करना है, यहाँ पे मैं मेटल एटम्स की बात करूंगा। कुल मिला के मुझे केटायन बनाना है। इसके केस में केटायन, एक मैं और पढ़ूंगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके केस में मैं एनायन की बात करूंगा। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी। आइए एक बात मेरी समझिए, ये न्यूक्लियस हो गया, ये शेल होती है, ये क्या है बेटा जी, न्यूक्लियस। ये क्या है, शेल। जो सबसे आउटर मोस्ट सेल होती है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस सेल। ठीक है, इस न्यूक्लियस कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनर सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो जो यहां पे इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन है, सबसे ज्यादा टाइटली कौन बॉन्डेड है, फर्स्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, उससे कम सेकंड सेल का, और सबसे कम कौन सा है, लास्ट सेल। जो वैलेंस सेल है सबसे लूजली बॉन्डेड कौन है, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम किसमें होगा, इस इलेक्ट्रॉन में। तो हमें क्या करना है कि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज, तो दोनों में अट्रैक्शन फोर्स है। तो जो न्यूक्लियस है वो अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींचा हुआ है, उसने अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट किया हुआ है। अब मुझे क्या करनी है, मुझे इतनी एनर्जी देनी है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो, एटम को छोड़ के चला जाए, एटम को छोड़ के चला जाए। मिला के, कुल मिला के इस इलेक्ट्रॉन को अगर मैं इस एटम से निकाल देता हूं, ठीक, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी। सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन जो निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की आपको नीड पड़ेगी, क्यों नीड पड़ रही है, क्योंकि वहां पे तो अट्रैक्शन फोर्स है, तो उसको तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, तो डिफिनेशन क्या बनती है, नोट करिए, नोट करें, द मिनिमम amount of energy which is required to remove, which is required to remove valence cell electron from an isolated atom to form
cation is known as ionization enthalpy. तो क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव valence an electron from an isolated gaseous atom to form a cation is known as ionization enthalpy. Here word comes isolated. What do you mean by isolated? That means the single atom, that means this is a group of atoms. When one atom is separate out, on that no attraction and neither repulsion force works. इसके ऊपर ना तो attraction force work कर रहा है ना repulsion force work कर रहा है, वो अकेला है, तो ये क्या हुआ, isolated. एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, what do you mean by isolated gaseous atom? तो किसी एटम को एक अकेले कर देंगे तो गैसियस फॉर्म में तो वैसे ही चला जाएगा, ठीक है, सिंगल एटम को. तो आइसोलेटेड का मींस क्या हुआ, सिंगल एटम, उसके नेबर में कोई नहीं हो, ना तो उसके ऊपर अट्रैक्शन का इफेक्ट पड़े और ना ही रिपल्शन का. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या हुई, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू फॉर्म cation इज नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, आइए. लेट वी हैव अ एलिमेंट m. इसको मैंने क्या किया, मैंने इसको एनर्जी प्रोवाइड की ठीक है, मैंने इसको एनर्जी दी, एनर्जी लिख देते हैं यहां पे, एनर्जी दी. तो ये क्या होगा, इतनी एनर्जी दी कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया. ठीक है, तो जो ये एनर्जी है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी. ठीक है, इतना क्लियर है, यहां तो कोई डाउट नहीं. आइए, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी? द यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी, किलो जूल या जूल एंड कैलोरी आल्सो. ठीक है, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किलो कैलोरी में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर किलो जूल में. ठीक है, फॉर एग्जांपल द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कितना, 13.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ऐसे दे दिया जाए. अब मैं आपको बता दूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आपको किलो कैलोरीज में चेंज करना है तो 2.06 किलो कैलोरी पर मोल होता है. ठीक है, या फिर उसको किलो जूल में चेंज करना है तो 96.49 किलो जूल पर मोल होता है. इससे आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो कैलोरी या किलो जूल में चेंज कर सकते हैं पर मोल. वो फार्मूला आपके लिए है, आप उसका यूज कर सकते हैं. इस पर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं उसको और प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा. ये तो हो गया आपका यूनिट और ये आयनाइजेशन एंथैल्पी की डेफिनेशन. जैसे मेरे पास सोडियम है, सोडियम को मैं, एक मिनट, सोडियम को मैंने एनर्जी दी. ठीक है, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Na+ में, और इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया. तो इस सोडियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी,
सोडियम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 496 किलो जूल। इतनी एनर्जी अगर मैं इसको दे दूंगा तो ये आयनाइज हो जाएगा। तो सोडियम के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी हुई? 496 किलो जूल पर मोल। इतना क्लियर है? इसमें से कुछ नोट करना है तो आप कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, the next topic is successive ionization enthalpy. What is a successive ionization enthalpy? That means more and more electrons are removed from the atom by giving higher and higher energy. For example, we have a metal M. P gives energy it forms प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगेन वी गिव्स एनर्जी टू M प्लस टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स M2 प्लस gaseous and one more electron is removed. Further, we gives higher energy, more and more energy. वन मोर इलेक्ट्रॉन सो मैंने क्या किया, मैंने एक मेरे पास मेटल थी उसको मैंने एनर्जी दी, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अच्छा एक बात चलिए बताते हैं, इसको एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फिर मैंने इसको फर्दर एनर्जी दी। ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, फिर मैंने फर्दर एनर्जी दी इसको। ठीक है, M2 प्लस फर्दर एनर्जी दी, उसने एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से ये रिमूव करते चले गए। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, ionization enthalpy second, and ionization enthalpy third. That means the energy required to remove first electron is known as ionization enthalpy first. The energy which is required to remove second electron is known as ionization enthalpy second, and ionization enthalpy third for the removal of electron third electron. Okay, इतना तो क्लियर है। अब ये बताइए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? ठीक है, क्वेश्चन ये है विच वन विल बी हायर, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी? टेल मी। चलो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब मैंने रिमूव किया तो ये M प्लस हो गया। जब ये M प्लस हुआ तो इसकी साइज क्या हुई होगी? कैटायंस हैव स्मॉलर साइज देन देयर पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से उसकी साइज स्मॉलर हो गई। पहले ये इतना बड़ा था, अभी कितना हो गया? जब इसके ऊपर चार्ज आया तो इतना बड़ा एटम हो गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस, तो अब इसकी डिस्टेंस और कम हो गई। न्यूक्लियस ने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को और टाइटली पकड़ के रखा है। हाँ, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया और साइज डिक्रीज हो गई। ये दोनों फेवर किसको करते हैं? इलेक्ट्रॉन की होल्ड जो ये किया हुआ है उसको फेवर करते हैं। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या होगा? ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, वी रिक्वायर मोर एनर्जी टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और थर्ड अगर निकालना है तो और ज्यादा। क्यों? क्योंकि जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो साइज और स्मॉलर हो जाएगी, तो न्यूक्लियस जो है अपने इलेक्ट्रॉन को और टाइटली हेल्ड करके पकड़ेगा। अपने इलेक्ट्रॉन को, थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसमें, उसको और टाइटली हेल्ड करके पकड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए मुझे और ज्यादा एनर्जी की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इंक्रीज करती है। सबसे ज्यादा थर्ड, देन सेकेंड और सबसे कम फर्स्ट। मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको सबसे कम एनर्जी चाहिए, सेकेंड को निकालने के लिए उससे भी ज्यादा चाहिए, और थर्ड को निकालने के लिए उससे भी ज्यादा चाहिए। आइए एक क्वेश्चन है आपके लिए, why second ionization enthalpy is always higher than first ionization enthalpy? Why second ionization enthalpy is higher than first ionization enthalpy? तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं, आप लिखें, राइट करें।
the value of second ionization enthalpy is always higher than first ionization enthalpy, because after removal of first electron the effective nuclear charge increases and size of atom decreases, due to which the attraction force between nucleus and valence electron increases. ठीक है, क्या क्या हुआ? साइज डिक्रीज की और Z इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या हुआ? इंक्रीज किया, इंक्रीज, ड्यू टू विच, इसका रिजल्ट क्या है? ड्यू टू विच अट्रैक्शन फोर्स between nucleus and valence electron increases. ठीक है, जब वो साइज कम हो गया, छोटा हो गया, तो अट्रैक्शन फोर्स और हो गया, तो उसको निकालने के लिए मुझे और एनर्जी चाहिए. ठीक है, size decreases and effective nuclear charge increases, due to which attraction force between nucleus and valence electron increases, which requires higher energy to remove second electron. ठीक, इतना फंडा क्लियर? इसमें से जो नोट करना हो आप कर लें. तो सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी जब आगे बढ़ते जाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो वो ज्यादा होती है. अब मैं डिस्कस करूंगा व्हाट आर द फैक्टर्स that affect the ionization enthalpy. Okay, factors affecting ionization enthalpy. There are 5 factors that affect the ionization enthalpy. The first one is the atomic size, second one is the nuclear charge, third one is the penetration effect of electrons. ये आपके लिए न्यू है, इसको मैं स्पेशली डिस्कस करूंगा. स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स, and the last one is the electronic configuration. Here we discuss half filled and full filled. Half filled orbital and full filled orbital, उनकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करेंगे. There are 5 factors. The first one is the atomic size. The first one is the atomic size. Okay. मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, वी हैव 2 एटम्स, ठीक है, एटम ए एंड एटम ए एंड एटम बी. वी हैव 2 एटम्स, एटम ए एंड एटम बी. ओके, विच हैव लार्जर रेडियाई? ए हैव larger radius, okay, B have smaller radius, okay. A की साइज बड़ी है, B की साइज स्मॉलर है, तो इन दोनों में से अट्रैक्शन फोर्स किसके पास ज्यादा होगा? विच वन है हायर अट्रैक्शन फोर्स? हाँ, तो न्यूक्लियस से जब डिस्टेंस ज्यादा होती है तो अट्रैक्शन फोर्स कम होता है, जब न्यूक्लियस से साइज डिस्टेंस कम होती है तो अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होता है. तो ये क्या है? लेस अट्रैक्शन फोर्स किसमें? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या होगा? हाई अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड
इलेक्ट्रॉन। इसमें अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में कम है, इसमें ज्यादा है। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा कहां पे चाहिए, इसमें कि इसमें? जहां पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी वहां पे ज्यादा चाहिए। इसका मतलब द एटम with smaller size has higher ionization enthalpy। ठीक है, जिस एटम की साइज स्मॉलर होगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लार्जर होगी, बड़ी होगी। इतना फंडा क्लियर है? तो इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी और एटॉमिक साइज में रिलेशन क्या है? इनवर्स की। एटॉमिक साइज अगर लार्ज होगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी, अगर एटॉमिक साइज स्मॉल है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा। दैट मीन्स द एटम विच हैव लार्जर एटॉमिक रेडियाई हैव लेस आयनाइजेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू द एटम विच हैव स्मॉलर आयनाइजेशन, स्मॉलर साइज। जिसकी साइज स्मॉलर होगी उससे उसका कम होगा। ठीक है, इतना फंडा क्लियर? तो ये याद रखिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, आइए। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ठीक है, इधर से इधर जाते हैं तो क्या होता है? साइज डिक्रीज करती है। साइज क्या करेगी? लिथियम से फ्लोरीन की तरफ एटॉमिक रेडियाई वाला लेक्चर देखिएगा, साइज डिक्रीज करेगी। जब साइज डिक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी ना। मैं यहां पे नियॉन भी लगे, ये नोबल गैस है, इसको स्पेशली डिस्कस करेंगे। तो लिथियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो कितनी होती है? 520, 899। बोरॉन की आपकी होती है 801, 1086, 1314 एंड फ्लोरीन की होती है 1681 और ये नियॉन जो है उसकी 2080। सारी किसमें है? किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, देखिए इधर से इधर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यहां पे देखिएगा रिसेप्शन है। मैं आपको जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाई नाइट्रोजन है हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन ऑक्सीजन, जबकि साइज में छोटा कौन है? ऑक्सीजन स्मॉलर है। ठीक है, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की। तो ये हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों हुआ, ये 5th वाले टॉपिक में। और यहाँ पे जो आपका नोबल गैसेज है इसमें भी देखिए, जबकि आप जानते हैं नियॉन की साइज पूरे पीरियड में सबसे बड़ी होगी, लेकिन इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी सबसे ज्यादा है। तो दो आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे मिल गई, एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिल गया, एक नियॉन। तो हम स्पेशली पढ़ेंगे व्हाट इज द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज। नोबल गैसेज हैव लार्जर एटॉमिक रेडियाई बट देयर इज आल्सो देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो है। उसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी बड़ा होता है। ये एक दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, उसको हम करेंगे। ठीक, और अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं ना, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम नीचे की तरफ
जब जाते हैं साइज इंक्रीज करेगी, साइज इंक्रीज करेगी तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। अब हम सेकेंड फैक्टर डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियर चार्ज। मैं इरेज करता हूं, तब तक ये दो क्वेश्चन आपके लिए। सेकेंड टॉपिक इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज मीन्स number of proton in nucleus। ठीक है, इतना पढ़ने के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। इफ nuclear charge increases, then क्या होगा? Attraction force between nucleus and valence electron. When nuclear charge increases, then attraction force between nucleus and valence electron increases। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स का ही सारा खेल है। तो जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो क्या होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, न्यूक्लियस और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी इंक्रीज करेगा। इसका रिजल्ट क्या होगा? न्यूक्लियाई होल्ड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी टाइटली। जब वो टाइटली हेल्ड किया हुआ है तो क्या होगा? दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स डिफिकल्ट। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल क्या होगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, हेंस वी रिक्वायर मोर एनर्जी, इंक्रीज दिस। Due to which removal of electron becomes difficult. Removal of electron becomes difficult. Hence ionization enthalpy increases। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, ये याद रखिएगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक, अब मुझे ये बताइए, मेरे पास सोडियम है और मैग्नीशियम है, which one have a higher ionization enthalpy? सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक, the number of proton in sodium is 11 and in magnesium is 12। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किसमें है? मैग्नीशियम में। न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किसमें है? मैग्नीशियम में। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होगी? मैग्नीशियम की। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसमें ज्यादा होगी। ठीक, द नेक्स्ट वन इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ना। तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट। ओके,
पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस हुई और ये क्या हुई, सेल, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल ना। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। फर्स्ट सेल में क्या होता है, ओनली 1s, इसमें क्या होगा 2s और 2p, ठीक है। इनमें क्या होगा 3s 3p एंड 3p। इसमें क्या होगा 4s 4p 4d एंड 4f, ठीक है। इसमें उसके एक सेल होती है, इसमें 2 सब सेल्स होती हैं, इसमें 3 सब सेल्स होती हैं, इसमें फोर्थ में 4 सब सेल होती है। इतना फंडा तो आप जानते ही हैं। आप मेरे को ये बताओ कि सेकेंड सेल में 2s और 2p 2 सब सेल हैं, तो दोनों में से न्यूक्लियस के पास कौन होगा, 2s और 2p, हाँ कौन होगा पास में, 2s होगा कि 2p होगा। तो न्यूक्लियस के पास में कौन होगा 2s। तो जब इन दोनों की एक ही सेल में 2 सब सेल हैं और उनके लिए मैं जब अट्रैक्शन फोर्स को डिस्कस करूंगा कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा किस पे लग रहा है, तो वो किस पे लगाएगा 2s पे। दैट मींस 2s सब सेल इज मोर नियरर टू द न्यूक्लियस देन 2p। दैट्स व्हाई द अट्रैक्शन फोर्स between 2s electron and nucleus is higher than 2p electrons। मतलब न्यूक्लियस से 2s में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा और 2p वाले इलेक्ट्रॉन से कम अट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये जो s सब सेल है वो मोर नियरर टुवर्ड्स द न्यूक्लियस है, तो इसी को बोलते हैं पेनिट्रेशन इफेक्ट, ठीक। तो यहाँ पे जो हम लोग पेनिट्रेशन इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या इफेक्ट होगा, इसका इफेक्ट सिंपल सा ये है कि अगर किसी सेम सेल के डिफरेंट सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, सेम सेल, मान लीजिए मैं सेकेंड या मैं थर्ड सेल में लेता हूं, कौन सी थर्ड। अच्छा थर्ड में क्या होगा sp_d है, तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका होगा 3s का, उससे कम किसका होगा 3p का, और सबसे कम किसका होगा 3d का ना। मतलब अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम 3d में लगेगा और सबसे ज्यादा किस पे लगेगा 3s पे लगेगा। इतना तो फंडा आपका क्लियर है, ठीक। तो क्वेश्चन ये है यहां पे कि किसी सेम सेल के डिफरेंट सब सेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो अगर s सब सेल से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू अगर किसी के p से निकाला जाता है। तो आइए मैं एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूं, ठीक है। एक्सेप्शन भी है जब हम लोग ऐसे वेरिएशन पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर वो एक्सेप्शन क्यों आता है उसका रीजन मैं यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। यू नो मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 एंड एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। तो अभी मैं न्यूक्लियर चार्ज, मैंने इसके पहले कौन सा डिस्कस किया था न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किसमें है एल्यूमिनियम में, साइज छोटी किसकी है एल्यूमिनियम की, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होनी चाहिए एल्यूमिनियम की। बट ऐसा नहीं होता, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी होती है मैग्नीशियम की। ये दो फैक्टर्स किसको फेवर कर रहे हैं एल्यूमिनियम को, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा किसकी है मैग्नीशियम की है। क्यों है ये जानते हैं। क्वेश्चन आता है व्हाई एल्यूमिनियम है, मैं नोट कर देता हूं, व्हाई एल्यूमिनियम हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देन मैग्नीशियम, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। आप ये कंफिगरेशन कराइए 1s2 2s2 2p6 3s1 सॉरी 3s2 एल्यूमिनियम का कंफिगरेशन 1s2 2s2 2p6
3s2 एंड 3p1। काउंट कर लीजिए, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 13। ठीक है, आइए ध्यान से देखते हैं। मैग्नीशियम में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3s से। एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? 3p से ना। तो 3s यहां पे p से निकलेगा, यहां से। तो 3s और 3p में न्यूक्लियस के पास कौन है? 3s है ना। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट में मैंने आपको क्या बताया कि अगर s और p मतलब किसी के थर्ड 3 क्या शो कर रहा है? सेल। ये 3 क्या शो कर रहे हैं? सेल। तो सेम सेल की डिफरेंट सब सेल से, सेम सेल की डिफरेंट सब सेल से होता है। तो s में अगर s इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, अगर p से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उससे कम, और d से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उससे भी कम, और f से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उससे भी कम। तो यहां पर क्या हुआ? p से। इसका आंसर क्या होगा? नोट करिए, मैं आंसर बोल देता हूं आपको। The ionization enthalpy of aluminum is higher than the ionization enthalpy of aluminum is higher. Sorry, the ionization enthalpy of magnesium is higher than aluminum because the removal of electron takes place in magnesium from 3s subcell, while from aluminium 3p subcell due to penetration effect. That is, S subcell of third cell is more nearer to the nucleus, hence it requires more energy in case of magnesium. ठीक है, मैग्नीशियम के केस में ज्यादा एनर्जी लगेगी क्योंकि 3s सबसेल किसके पास है? न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। इसके 3s से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पे इसके 3p से निकल रहा है। इतना फंडा क्लियर हो गया। तो मैं अब चलूंगा स्क्रीनिंग इफेक्ट डिस्कस करूंगा और एक बचा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2 टॉपिक्स और डिस्कस करने हैं, फटाफट उनको कर देते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन्स का अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, मतलब इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं। इनर इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जैसे सोडियम में लेते हैं तो 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये क्या हो गया? वैलेंस, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। ये सारे क्या हो गए? इनर इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं, क्या इनर इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज करते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है। दैट इज इफ इनर इलेक्ट्रॉन्स आर increases screening effect also increases। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? ड्यू टू which effective nuclear charge decreases। ठीक है, इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा या कम होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी।
तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफ स्क्रीनिंग इफेक्ट, इनर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा। और आप जानते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज किया तो अट्रैक्शन कम हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ इसका मतलब आप इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, इसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हुआ। ठीक है, तो ये जितना ज्यादा होगा आयनाइजेशन एंथैल्पी उतनी कम होगी। ठीक, ये तो सिंपल सी बात है, ये आपको फंडा समझ में आ गया। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता और घटता कैसे है, थोड़ा सा ये जानना जरूरी है। ठीक है, आइए फटाक से उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इंक्रीज करेगा कैसे डिक्रीज करेगा ना, ये नोट कर लीजिए, फिर मैं केस की बात करता हूं आपसे। जब हम ऐसे पीरियड में जाते हैं, पीरियड में पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग पीरियड में जाते हैं और ग्रुप में जाते हैं, ठीक है, ग्रुप में जाते हैं तो इधर जब जाते हैं तो शेल यहां पे लिख देते हैं, शेल नॉट इंक्रीजेस, सेल इंक्रीज नहीं करती ना। एटॉमिक सेल इंक्रीज करती है क्या, अगर थर्ड है तो थर्ड ही रहेगा, फोर्थ है तो फोर्थ, तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं करते। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, जो इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा उतना आयनाइजेशन एंथैल्पी वो होगा। जब नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है ना, आप जानते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करती है जिससे उसकी एटॉमिक साइज बड़ी हो जाती है। इसके केस में इनर अंदर के सेल में इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ते हैं, सिर्फ ये है पहला है दूसरा तीसरा, तो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज करते हैं लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो जब टॉप से बॉटम जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, सही बात है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी घटती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन साथ ही साथ जो डिस्टेंस बढ़ जाती है तो वो फैक्टर आपका, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज किया तो जिसकी वजह स्क्रीनिंग इफेक्ट डाउन ग्रुप जाने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज किया, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, और जब इधर जाते हैं तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहते हैं, इनर सेल जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहते हैं इधर से इधर, क्योंकि जो बढ़ेगा तो वैलेंस सेल में बढ़ेगा, जब वैलेंस सेल में बढ़ेगा तो क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी इंक्रीज कर जाती है। तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है और उधर आपकी इंक्रीज करती है इधर, इधर ऊपर से नीचे जाने पे डिक्रीज करती है और लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी, इधर से इधर जाने पे स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रहता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इस वजह से क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज कर जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, देखिए ग्रुप 13 है बोरान, क्या कहते हैं उसको, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, बोरान 5, 13, इसका एटॉमिक नंबर 13 है, मुझे इन दोनों से मतलब है। ठीक है, तो जब डाउन टू ग्रुप जा रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। जब स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, एंड IE डिक्रीजेस। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, बोरान की, उसके बाद एल्यूमिनियम की, उसके बाद गैलियम की, उसके बाद इंडियम की, उसके बाद थैलियम।
लेकिन ऐसा नहीं होता। गैलियम है हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। क्वेश्चन आता है व्हाई गैलियम हैज हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम से इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी, जबकि क्या ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इसका कम होना चाहिए था लेकिन इसका ज्यादा है। क्यों? आइए कंफिगरेशन करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। इसका कंफिगरेशन क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s2 3d10, मैं 3d को 3 के साथ लिख रहा हूं, और क्या होगा 4p1। काउंट कर लीजिए, ठीक है। तो रीजन क्या है आप जानते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कॉज पुअर शेडिंग इफेक्ट। तो गैलियम में क्या हो रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? डी सबसेल में, और डी सबसेल के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पुअर शेडिंग देंगे। जब इसका जो 3d10 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये पुअर शेडिंग इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो जाता है गैलियम में, और इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एल्यूमिनियम हैव हायर आयनाइजेशन, सॉरी गैलियम हैव हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी देन एल्यूमिनियम बिकॉज in gallium 10 electrons present in 3d subcell which cause poor shielding effect, due to which effective nuclear charge becomes more, hence removal of electron becomes difficult, ठीक है। तो जो d में इलेक्ट्रॉन आ गए, देखिए यहाँ पे d में इलेक्ट्रॉन है नहीं, यहाँ पे d में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से क्या होएगा, इसमें शील्डिंग इफेक्ट वीक पड़ जाएगा, न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ, जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देगा, वो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर करेगा। इतना फंडा क्लियर। अब एक बचा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो भी डिस्कस कर देते हैं। द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आइए, मैंने एक क्वेश्चन कहा था ना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की साइज स्मॉलर, मतलब ऑक्सीजन बाद में आता था जब हम लोग इस तरीके से लिखते थे बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। इधर से इधर जाने पे क्या हो रहा था, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा था, साइज डिक्रीज कर रही थी, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा थी? नाइट्रोजन की थी। क्यों? कॉन्फ़िगरेशन करेंगे क्लियर हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 1s2 2s2 एंड 2p3। इसका 1s2 2s2 एंड 2p4। तो यहां पर क्या है, p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है? एग्जैक्टली हाफ फिट, ठीक है। और यहां पे ऑक्सीजन के केस में क्या है, P में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होता है या कंप्लीटली फुल फिल्ड होता है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, इसका मतलब मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब it requires more energy, it requires more energy, that is has high ionization enthalpy, ठीक है। तो ये है फंडा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का।
कंप्लीटली फुलफिल्ड जो नोबल गैसेस होती हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इस वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में। ठीक है, इतना फंडा क्लियर ये सारा। अब मुझे एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाना है, 10 मिनट मुझे और लगेंगे। उस 10 मिनट हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन लॉन्ग पीरियड एंड विद इन ग्रुप। ठीक है, 10 मिनट और। वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल। अलॉन्ग पीरियड पहला है अलॉन्ग पीरियड और दूसरा है इन ग्रुप। पीरियड में व्हेन we move from left to right in periodic table, याद रखिएगा, the value of ionization enthalpy increases. The value of ionization enthalpy increases. ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जैसे आपका Na हो गया, Mg हो गया, Al हो गया, तो ऐसे चलते जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे, मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम से ज़्यादा होती है। ठीक, एक ये है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन कहाँ है, एक तो मैंने अभी नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपको पढ़ाया, मैंने पेनिट्रेशन इफेक्ट में आपको मैग्नीशियम एल्यूमिनियम पढ़ाया, मेरे पास एक्सेप्शन है बेरिलियम बोरॉन, ये आपको करनी है। ठीक है, ज़्यादा इनकी होनी चाहिए थी लेकिन ज़्यादा इनकी है सर, नाइट्रोजन मैग्नीशियम बेरिलियम, मतलब ऑक्सीजन से ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की, जबकि ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी, ऑक्सीजन की। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, ये आपको करने हैं। और इन ग्रुप, ठीक है। अच्छा, ये मैंने नहीं बताया कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर ऐसा क्यों होता है कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगी। अब आगे चलते हैं इन ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में क्या होगा, व्हेन we move from top to bottom, जब हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, then value of ionization enthalpy decreases. क्यों? ड्यू टू फर्स्ट इंक्रीज इन साइज, ऊपर से नीचे जाने में साइज इंक्रीज करती है। सेकेंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज करता है ना, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो क्या होगा, डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज देगा, जिससे होगा। देखिए, इसमें भी एक्सेप्शन है, मैंने एल्यूमिनियम और गैलियम अभी जस्ट आपको समझाया है, तो ये देख लीजिए। तो ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का पोर्शन खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी 3 वीडियो लेक्चर इस चैप्टर के लिए और चाहिए। ठीक, ये है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।